ईरान मिडिल ईस्ट में सत्ता का एक बड़ा केंद्र। तो सवाल ये है कि आखिर ये देश इतने सारे ग्लोबल झगड़ों के बीच में क्यों है। चलिए इसी पेचीदा कहानी को मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर जब भी ईरान का नाम आता है तो प्रॉक्सी वॉर्स और न्यूक्लियर टेंशन्स जैसी बातें सुनने को मिलती हैं। ऐसा लगता है कि अमेरिका और सऊदी अरेबिया जैसी ताकतों से इसका टकराव हमेशा चलता ही रहता है। लेकिन इन सब झगड़ों की जड़ें वो असल में बहुत गहरी हैं और उनको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो इस पूरे संघर्ष की कहानी शुरू होती है एक बहुत पुराने बंटवारे से। एक ऐसा बंटवारा जिसने आज भी पूरे मिडिल ईस्ट को कह सकते हैं कि एक शक्ल दे रखी है। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो हुआ ये कि पैगंबर मोहम्मद के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इस सवाल पर सब कुछ शुरू हुआ। क्या उनके दोस्त अबू बकर को लीडर बनना चाहिए था जैसा सुन्नी मानते हैं, या फिर उनके दामाद अली को जैसा शिया मानते हैं। बस यही एक सवाल, यही एक असहमति आज के मिडिल ईस्ट को समझने की पहली और सबसे जरूरी चाबी है। अब अगर पूरी दुनिया में देखें तो शिया मुसलमान एक बहुत छोटी माइनॉरिटी हैं और यही बात शिया बहुल ईरान को, मतलब एक ऐसे इलाके में जहां चारों तरफ सुन्नी देश हैं, एक बहुत ही अनोखी और सच कहें तो अक्सर एक अकेली ताकत बना देती है। और जरूरी बात, ईरान मिडिल ईस्ट में तो है, लेकिन वो एक अरब देश नहीं है, वो फारसी है। उनकी संस्कृति, उनकी जबान यानी फारसी, सब कुछ उन्हें अपने अरबी बोलने वाले पड़ोसियों से बिल्कुल अलग करता है। और ये भी कह लीजिए कि तनाव की एक और वजह बन जाता है। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ऐसा खजाना जो ईरान के लिए वरदान भी था और अभिशाप भी, और वो था तेल। 1 सदी से भी ज्यादा। आप सोचिए, रूस और ब्रिटेन, इन दो बड़ी ताकतों ने ईरान को उसके रिसोर्सेज और उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के लिए आपस में एक तरह से बांट लिया था। और उस वक्त के जो शाह थे वो बेचारे उन्हें रोकने के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। जरा सोचिए, डील ये हुई कि ईरान को अपने ही तेल के मुनाफे में से सिर्फ 16% मिलेगा। अब जाहिर है ईरान के शाह ने जब इस डील पर साइन किया तो आम लोगों में जबरदस्त गुस्सा भर गया। उन्हें साफ दिख रहा था कि देश की दौलत विदेशी लूट कर ले जा रहे हैं। लेकिन ईरान के लोगों ने हार नहीं मानी, उन्होंने लड़ाई लड़ी। और फिर आया 1951। एक उम्मीद की किरण जगी। एक डेमोक्रेटिकली चुने हुए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसद्दिक ने एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने ईरान की पूरी तेल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, मतलब देश की दौलत वापस देश के लोगों के हाथ में सौंप दी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका और ब्रिटेन ने यानी वेस्ट ने डेमोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल को चुना, और इसी एक कदम ने कई ईरानियों के मन में अमेरिका के इरादों को लेकर शक का वो बीज बो दिया जो आज तक एक बड़ा पेड़ बन चुका है। जो शाह थे उन्हें अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। उन्होंने ईरान को मॉडर्न तो बनाया, लेकिन बहुत से लोगों को लगा ये वेस्टर्नाइजेशन ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, और बहुत तेजी से। और ऊपर से तो सब ठीक लग रहा था, पर अंदर ही अंदर गुस्सा पनप रहा था। एक ऐसा गुस्सा जो बस एक क्रांति के तौर पर फटने ही वाला था। इसी माहौल में एंट्री होती है एक धार्मिक विद्वान की, अयातुल्ला खुमैनी, जो उस वक्त देश से बाहर थे। उनका कहना था कि ईरान पर राजाओं या नेताओं का नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुदा के कानून का राज होना चाहिए। उनकी आवाज वाले ऑडियो टेप्स उन्हें चोरी छिपे ईरान लाया जाता था, और उन्हीं टेप्स ने लोगों के दिल में एक भ्रष्ट और विदेशी कंट्रोल वाले निजाम के खिलाफ क्रांति की आग लगा दी। और फिर शाह देश छोड़कर भाग गए और खुमैनी हीरो की तरह वापस लौटे। 1979 में ईरान के लोगों ने वोट किया और 98% लोगों ने एक इस्लामिक रिपब्लिक बनने के हक में फैसला सुनाया। ये सिर्फ सरकार का बदलना नहीं था, नहीं, ये तो ईरान की पूरी पहचान का, कह सकते हैं, एक रीबूट था, जिसने देश को हमेशा के लिए एक बिल्कुल नए रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसी क्रांति से जन्म हुआ उन दो बड़ी दुश्मनों का जो आज के मिडिल ईस्ट की तस्वीर तय करती हैं। नए ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो अपनी इस क्रांति को दूसरे देशों में भी फैलाएगा, और ये सुनते ही सुन्नी राजशाही वाले देश, खासकर सऊदी अरब, बिल्कुल डर गए। उन्हें लगा कि ईरान अब मुस्लिम वर्ल्ड में उनकी लीडरशिप के लिए एक सीधा खतरा बन गया है। और इसी आइडियोलॉजी की आग ने सीधे सीधे ईरान इराक वॉर को भड़का दिया, एक बहुत ही भयानक जंग जो 1980 से 1988 तक चली। इस जंग में सऊदी अरब और बाकी खाड़ी देशों ने सद्दाम हुसैन के इराक का साथ दिया। क्यों? ताकि ईरान के इस नई सरकार को किसी तरह कुचला जा सके। उनकी पहली स्ट्रैटेजी है न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब ईरान तो यही कहता है कि ये सब शांति के लिए है, लेकिन सच तो ये है कि उनका यूरेनियम एनरिचमेंट, मतलब यूरेनियम को पावरफुल बनाने का काम, खतरनाक तरीके से हथियार बनाने के लेवल के करीब पहुंच रहा है। उनके लिए ये शायद हमला करने का हथियार नहीं, बल्कि एक आखिरी इंश्योरेंस पॉलिसी है कि हम पे कोई हमला ना कर सके। और दूसरी स्ट्रैटेजी है प्रॉक्सी वॉर, मतलब अपने दुश्मनों से आमने सामने लड़ने की बजाय ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अपने साथी लड़ाकू गुटों के एक नेटवर्क को पैसा और हथियार देता है। इसी नेटवर्क को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस या प्रतिरोध की धुरी कहा जाता है। इसी को कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, मतलब जब एक कमजोर ताकत सीधी लड़ाई से बचकर अपने से कई ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से लड़ने के लिए अलग अलग टेढ़े मेढ़े रास्ते अपनाती है। और सच पूछिए तो इसी स्ट्रैटेजी ने ईरान को यमन से लेकर सीरिया तक इस पूरे रीजन के लगभग हर बड़े झगड़े में एक किंगमेकर भी बना दिया है और एक स्पॉइलर भी। आखिर में सवाल यही बचता है, सर्वाइवल और पावर की इस जंग में आखिर में जीत किसकी होती है, आइडियोलॉजी की या फिर देश के अपने फायदे की? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी लिखा जा रहा है।
क्योंकि ये सदियों पुरानी दुश्मनी और आज के झगड़े हमारी दुनिया को लगातार एक नई शक्ल दे रहे हैं।